बहू का षड्यंत्र। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बेटी बहू का षड्यंत्र। आज गोपाल जी की बहू ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी थी। अभिषेक, मैं तुम्हारे माँ बाबूजी से परेशान हो गई हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। इन्हें झेलते झेलते मुझे पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब बस, अब और नहीं। तो मैंने या तो वृद्धाश्रम भेजो या मैं अपने मायके चली जाती हूँ। अभिषेक की पत्नी मीरा अपने पति पे सास ससुर को लेकर भड़क रही थी। तो अभिषेक ने कहा, मेरी धर्म पत्नी, मेरी सानी बहार, तुम तो जानती ही हो कि मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम मायके जाने की बात करती हो तो मेरा दिल बैठ जाता है। तुम ही नहीं, मैं खुद भी माँ बाबूजी से परेशान हो चुका हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि एक ही पर मैं इन्हें यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन क्या करूँ? इतनी आसानी से ये वृद्धाश्रम जाने वाले भी नहीं हैं। इनके लिए कोई तिरकम लगाना होगा। मुझे नहीं मालूम अभिषेक, तुम क्या करोगे और क्या तिरकम लगाओगे। मुझे बस इनसे छुटकारा चाहिए। ओके ओके, अब तुम गुस्सा थूक दो बेटा अभिषेक। ओ बेटा अभिषेक। अभिषेक के बाबूजी गोपाल जी ने आवाज़ लगाई तो अभिषेक तिल मिला उठा। देखो, यह है इनका ड्रामा। अपनी पत्नी से तो बातें भी नहीं करने देते हैं लोग। तभी तो मैं कहती हूँ इनका जल्दी से जल्दी कोई बंदोबस्त करो। और तुम हो कि देर पे देर की जा रही हो। बाबूजी ने फिर से आवाज़ लगाई। अभिषेक बेटा आया, गुस्से में कहता हुआ अभिषेक बाबूजी के कमरे में गया। क्या दिक्कत है तुम लोग को? जब देखो अभिषेक को लगाए रखते हो। क्या कहना है बेटा? तू कैसी बातें कर रहा है अपने बाबूजी से? अभिषेक की माँ कमला जी ने कहा तो अभिषेक बोला, माँ मैं क्या करूँ, तुम दोनों को बस यही काम है। तब तक उनकी बात काटते हुए गोपाल जी ने कहा, बेटा आज तेरी छुट्टी है तो तू ऐसा कर, हम दोनों को डॉक्टर के पास ले चल। तेरी माँ की आंखों में तकलीफ है, अपनी माँ की आंखों को दिखा देना और मेरा चेकअप भी करवा देना। इतना सुनते ही अभिषेक और भी ज़्यादा आँख बबूला हो गया। तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? एक ही दिन में छुट्टी मिलती है, उसमें भी आप लोग अपनी टांग गड़ा देते हो। अपना अपना काम करने के लिए मुझे कहने लगते हैं। और पैसे कौन सा मेरे दादाजी आकर दे रहे हैं जो तुम लोग इतने खर्च बता रहे हो? मेरे पास इतने पैसे नहीं और ना ही इतना फालतू टाइम है। बेटा तू इतना ज़्यादा भड़क क्यों रहा है? ऐसा तो कोई भारी काम नहीं बता दिया हमने तुझे। अभी हमारे पैरों में इतनी ताकत है, इतना दम है, हम खुद जा सकते हैं और ना ही हमें तेरे पैसों की ज़रूरत है। तू जा आराम फरमा। अपने बाबूजी की बात सुनकर अभिषेक पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। गोपाल जी के बैंक में जमा थोड़ी बहुत रकम थे। वो अपने और अपनी पत्नी कमला जी का खर्च पूरा कर सकते थे और वो अपनी पत्नी को तैयार होने के लिए कह देते हैं। अब दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। उनके निकलते ही बाद मीरा फिर से अभिषेक से बोलती है, यह हमें चैन से जीने नहीं देंगे। अभिषेक तुम जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मीरा, मैं जल्दी ही कुछ न कुछ कोई बंदोबस्त करता हूँ, बस कुछ सोचने दो मुझे। और तुम जाओ मेरे लिए एक बढ़िया सी कॉफ़ी बना लो। ठीक है, लाती हूँ। मीरा कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है और अभिषेक अपना शातिर दिमाग लगाने में लग जाता है। ऐसा क्या किया जाए जो इन बुद्धों से पीछा छूट जाए। वो बहुत देर तक सोचता रहता है। इतने मीरा भी कॉफ़ी बना कर ले आई। मीरा तुम भी कोई सुझाव दो ना, क्या करो और क्या ना करो। मेरा तो सुझाव सपाट है, दोनों को नींद की गोलियां देकर मार डालते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी और है तो वो मेरे माँ बाप ही। यार कैसे जान ले सकता हूँ मैं उनकी? तो फिर खुद ही दिमाग लगाओ, मेरा ने बूम बनाते हुए कहा। तभी गोपाल जी और कमला जी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर और चेकअप कराकर वापस घर आ जाते हैं। इन दोनों को डॉक्टर ने कहा था 4 दिन के बाद फिर से वापस चेकअप कराने के लिए आना है। अब यही बात दोनों बुढ़ी बुढ़िया आपस में कर रहे थे और उनकी बातें चोरी छुपके अभिषेक सुन रहा था और अपना खुराफाती दिमाग लगा रहा था कि कहीं कोई सुझाव मिल जाए। तो उनकी बातें सुनकर उसे एक सुझाव आया। वो दबे पाँव वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ गया और अपनी पत्नी को पकड़ के इधर उधर घुमाने लगा। बोला, मीरा
मेरा जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो मिल गया मुझे। अरे मेरी जान, तरीका मिल गया इन बुढ़ी बूढ़ियों को रास्ते से हटाने का। अरे जी क्या बात कर रहे हैं, तरीका मिल गया? हाँ मेरा, मुझे आइडिया मिल गया किस तरह से इन बुढ़े माँ बाप से पीछा छुड़ाया जाए। यह सुनकर मीरा की आंखों में चमक आ जाते हैं और वो बोल उठी, क्या बात कर रहे हो आप? क्या आइडिया है? मुझे भी तो बताओ। अभिषेक ने मीरा के कानों में कहा तो मीरा बड़ी ही खुश हो गई। बस मीरा, अब तुम माँ बाप को बोतल में उतार लो और मैं भी आदर्शवादी बेटा बन जाता हूँ, फिर देखना तुम कमाल। ठीक है जी, आज से ही हमारा मिशन शुरू होने। दोनों ने हाथ मिलाया और अपने काम में लग गए। बाबूजी, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, गरम गरम दूध है ले लीजिए। मीरा ने अपने सास ससुर को बड़ी प्यार से दूध देते हुए कहा तो दोनों मीरा को अपनी पूरी आंखों से आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं, क्योंकि मीरा दूध तो क्या एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती थी। माँ, बाबूजी की आप क्या सोच रहे? लीजिए न, मैं इतने प्यार से दूध लाई हूँ, पी लीजिए। तो फिर दोनों उसके हाथ से दूध लिया और पीने लगे। मेरा दूध खत्म होने का इंतज़ार करने लगी। दूध खत्म हो जाने के बाद गिलास को एक तरफ रखकर माँ जी के पैर दबाने लगती हैं। इतने में अभिषेक भी कमरे में आ जाता है और बाबूजी के पैर दबाने लगता है। गोपाल जी और कमला जी बड़े आश्चर्यचकित होकर दोनों को देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मीरा और अभिषेक ने थोड़ी देर पैर दबाए और फिर माँ बाबूजी को सुलाकर चले गए और अपने कमरे में आकर बोले, बाप रे बाप, मैं तो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही थी। कोई नहीं मीरा, 3 दिनों की ही बात है, फिर तो चांदनी ही रात है। दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन अभिषेक ऑफिस से आते हुए माँ के लिए नई साड़ी और बाबूजी के लिए नई धोती लेकर आता है और आते ही सीधे उनके कमरे में जाकर उन्हें सीधे दिखाते हुए बोलता है, लीजिए बाबूजी, मैं आपके लिए नए कपड़े लाया हूँ। कमला जी और गोपाल जी बड़े खुश हो जाते हैं। फिर अभिषेक थोड़ी देर दोनों के पास बैठकर अपने कमरे में चला जाता है। ये बूढ़ी हो जाते जाते भी खर्चा करा कर जाएंगी। मीरा मुँह बनाते हुए कहती है, कोई नहीं डार्लिंग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। अभिषेक ने सोफे में बैठते हुए अपनी पत्नी मीरा से कहा। मीरा जानती थी कि गोपाल जी को बादाम का हलवा और बादाम का दूध बहुत पसंद है। उसने बादाम का हलवा बनाकर और हलवा लेकर बाबूजी माँ जी के कमरे में पहुँच गए। बाबूजी, मुझे पता है आपको बादाम का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। बहू, तुम्हें कैसे पता चला? कमला जी ने बहू से पूछा। अरे माँ जी, आप भी जब माँ बाप बच्चे के बिना बोले उसके मन की सारी बात समझ लेते हैं और सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, उसी तरह बच्चे भी माँ बाप के मन की सारी बातें पढ़ लेते हैं। बस मुझे आभास हुआ और मैंने बाबूजी के लिए हलवा बना दिया। बहू की बात सुनकर गोपाल जी बहुत खुश हुआ और मन ही मन भगवान का शुक्र अदा करने लगे कि भगवान ने उनके बच्चों को सद्बुद्धि दे दी। अभिषेक गोपाल जी और कमला जी का इकलौता बेटा था। गोपाल जी प्राइवेट जॉब क्या करते थे, इससे उसके घर का खर्च पूरा हो जाया करता था और कमला जी बहुत ही समझदार महिला थे। उसका घर बहुत ही छोटा था। अपने पति की कमाई से पाई जोड़कर उन्होंने ज़मीन भी खरीदी ली थी, जिसमें उन्होंने अपने सपनों का आशियाना खड़ा किया था। अभिषेक बहुत छोटा था। गोपाल जी के पास ज़्यादा आमदनी तो नहीं थी, लेकिन अभिषेक की पढ़ाई में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी थी। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फिर एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाया और उसकी बिजली विभाग में नौकरी लग गई। फिर उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। रिश्तेदारों ने मीरा का सूचना दिया तो मीरा अभिषेक और उसके दोनों माता पिता को पसंद आ गई, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि मासूम से दिखने वाली मीरा इतनी क्रूर होगी। यह बात पे सास ससुर को ताने मारती और जरा सी रोक ठोक पर पूरा घर सर पे उठा लेती थी। गोपाल जी थोड़े गुस्से स्वभाव वाले व्यक्ति थे, परंतु कमला जी उतनी ही ठंडा मिजाज वाली महिला थी। वे हमेशा अपने पति के गुस्से को शांत करा दिया करती थी। गोपाल जी को मीरा पे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उनकी पत्नी कमला जी उन्हें बड़े प्यार से हैंडल करती, उन्हें बड़े प्यार से समझाती। अभिषेक शादी से पहले अपने माँ पिता की खूब सेवा किया करता था।
उनकी बातें मानता था, लेकिन शादी हो जाने के बाद वो मीरा के रंग में ही रंग गया था। मीरा ने अपनी मीठी मीठी बातों से अभिषेक को अपनी तरफ कर लिया था, उसे अपने जाल में फंसा लिया था, जिससे कि अभिषेक हमेशा मीरा के गुणगान गाया करता था, हमेशा मीरा के नाम की ही रट लगाया रखता था। मीरा की बातों में आकर अभिषेक अपने माता पिता पे हमेशा ही भड़कता रहता था, उन्हें डांटता रहता था। और अभिषेक रिश्वतखोर व्यक्ति भी था। बिजली विभाग में होने का लाभ उठाना उसे अच्छे से आता था। जिस किसी के घर में वो ऐसे जैसे आधुनिक उपकरण देख लेता, बस कोई न कोई बहाना बनाकर वो उन लोगों को परेशान करके उनको अपने पद का रोक दिखाकर बिना वजह जुर्माना वसूलने पहुंच जाता था। तो उसके बाबूजी हमेशा उससे बोलते थे, बेटा रिश्वत लेना पाप है, तुम रिश्वत मत लिया करो, जितनी चादर है उतनी पैर पसार लिया करो। लेकिन अभिषेक अपने बाबूजी की बातों का विरोध करता, उनसे लड़ता और कहता, मेरी खुशियों को देखकर आपको जलन होती है, आप नहीं चाहते कि मैं अच्छा जीवन अपनी पत्नी के साथ जीऊं, हमेशा खुश रहूं, आप हमेशा मेरी खुशियों के आड़े आ जाते हैं, आप बार बार मुझे रिश्वत को लेकर सुनाते रहते हैं, आपको क्या दिक्कत है, मैं कुछ भी करूं। अभिषेक के कटु वचन सुनकर गोपाल जी गुस्सा हो जाते हैं और एक थप्पड़ खींचकर अभिषेक के गाल पे जड़ देते हैं। इस बात को लेकर अभिषेक अपने माता पिता से काफ़ी परेशान हो चुका था। ऊपर से मीरा आग में घी डालने का काम किया करती थी। अब गोपाल जी और कमला जी की चुप्पी साधे हुए थे, कर भी क्या सकते थे, लेकिन फिर भी माता पिता होने के नाते उनसे नहीं रहा जाता था। बिना बोले अपने बेटे के हरकतों को देखकर उन्हें टोक भी दिया करते थे। यह बात अभिषेक और मीरा को बहुत खलती थी, जिससे परेशान होकर भी अपने माता पिता को घर से बाहर निकालना चाहते थे। अभिषेक आप अपनी माँ और बाबूजी के डॉक्टर की अगली विजिट का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें फिर से 4 दिन के बाद आने के लिए कहा था। जैसे ही 3 दिन बीते, अभिषेक रात में अपनी अगली पारी खेलने के लिए माँ बाबूजी के कमरे में गया और बोला, बाबूजी उस दिन ऑफिस के काम की वजह से मैं टेंशन में था, न जाने टेंशन में मैंने आपको अनाप शनाप कह दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, बोलकर गोपाल जी ने उसे माफ़ कर दिया। फिर अभिषेक ने पूछा, बाबूजी आपको और माँ को डॉक्टर के पास वापस कब जाना है? बेटा कल ही बुलाया है डॉक्टर ने, कमला जी ने अपने बेटे को जवाब दिया। अभिषेक माँ के हाथ पे अपना हाथ रखकर बोला, माँ आपको और बाबूजी को कल मैं खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं इससे पहले आपको भगवान जी के दर्शन कराना चाहता हूँ, आप लोगों को मंदिर ले जाना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि पास में ही एक अच्छा मंदिर बना है, पहले हम लोग घूमने चलेंगे, फिर वापस आते वक्त डॉक्टर को दिखा देंगे, या फिर पहले डॉक्टर को दिखा देंगे फिर बाद में दर्शन करने चलेंगे। मामू बाबूजी यह सुनकर बड़े ही खुश हो गए। चलो भगवान की दया से बेटे और बहू को अकल आ गई। अगले ही दिन गाड़ी में बैठकर सब लोग निकल गए, जिससे कि माँ बाबूजी को शक न हो। अभिषेक पहले उनको डॉक्टर के पास ले गया और दवाई दिलवाई। दवाई दिलवाने के बाद गाड़ी को हाईवे की तरफ मोड़ लेता है। वो लोग काफ़ी दूर निकल गए थे। मीरा जो सारे प्लान में अपनी पति का साथ दे रही थी, नाटक करते हुए बोली, काफ़ी देर हो गई है, अब तक पहुँचे क्यों नहीं हम लोग मंदिर? कमला जी और गोपाल जी भी बार बार अभिषेक से पूछे जा रहे थे। अभिषेक बोला, लगता है गलती से हम हाईवे पे आ गए हैं। तभी गाड़ी धड़ धड़ की आवाज़ करके रुक जाता है, जो कि उसके प्लान का ही एक हिस्सा था। अभिषेक परेशान होने का दिखावा करने लगता है और वो अपने माँ बाप को दिखाता है कि गाड़ी खराब होने की वो कितना परेशान हो गया है। वो नीचे उतरकर बॉर्डर को खोलकर चेक करने लगता है और नाटक करने लगता है, फिर जोर से बॉर्डर को पटकता है। फिर मीरा और अपने माँ बाबूजी से कहता है, गाड़ी खराब हो गई है, लगता है मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा, मैं आसपास देख कर आता हूँ, आप लोग यहीं रुको। यह कहकर अभिषेक जाने लगता है। तभी कमला जी कहती है, बेटा रास्ता बड़ा ही खतरनाक लग रहा है,
आराम से देख कर जाना ठीक है माँ बोलकर अभिषेक वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद इधर उधर से घूम घाम कर वापस चला आता है। आने के बाद नौटंकी करता हुआ बोलता है, माँ बाबूजी यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं दिख रहा। अब क्या होगा जी, रात भी बहुत होने को आई है। मीरा डरते हुए पूछती है, देखता हूँ थोड़ा बहुत साथ दे दो, ये खटारा गाड़ी को हम जाकर मैकेनिक तक पहुँचा कर गाड़ी ठीक करवा सकते हैं। फिर वे अपने माता पिता से कहता है, बाबूजी आप लोग हमारा यही इंतज़ार करिए, हम गाड़ी को किसी अच्छे मैकेनिक खींच कर ठीक करवा कर आते हैं। कमला जी और गोपाल जी बहुत डर गए थे और कहने लगे, बेटा यह रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है, लगता है बहुत ही सुनसान है, इधर आसपास घना जंगल भी है, तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी ही वापस आना। जी बाबूजी जल्दी वापस आऊँगा। इतना कहकर अभिषेक और मीरा गाड़ी को ज़बरदस्ती धकेलने का नाटक करते हुए अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसे सुनसान हाईवे पे अकेले छोड़कर चले गए। मीरा झाँकते हुए कहती है, चलो आखिर पीछा छूटा इन दोनों बूढ़ियों से, अब जाकर मुझे सुकून मिला। अभिषेक मीरा के गाल को खींचते हुए कहता है, डार्लिंग अब तो खुश हो ना तुम। हाँ जी अब तो मैं बहुत खुश हूँ। इधर कमला जी और गोपाल जी को सुनसान हाईवे पे अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी लेकिन अभिषेक कहाँ आने वाला था। काफ़ी देर से दोनों माँ बाबू जी परेशान थे। अब रात में काफ़ी हो चुकी थी। एक तो भूख प्यास से मारे उसकी जान निकली जा रही थी, ऊपर से सुनसान रात, करें तो क्या करे। दोनों घबराए हुए माँ बाबू जी वहीं एक जगह पत्थर पे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी गुजरती है जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर पांडे थे। ऐसी रात में एक सुनसान हाईवे पे बूढ़े दंपति को देखते हुए गाड़ी को रोक लेते हैं और उतरकर उनके पास जाते हैं और कहते हैं, चाचा जी आप लोग रात में इस सुनसान हाईवे पे अकेले क्या कर रहे हैं। कमला जी और गोपाल जी पांडे जी को सारी बात विस्तार से सुनाते हैं। उनकी बात सुनकर पांडे जी को बड़ी हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। वो दोनों को अपने जीप में बैठाकर अपने घर ले आए। इधर मीरा अपने पति अभिषेक से पूछते, कहीं ऐसा न हो कि दोनों बूढ़ी बुढ़िया किसी से लिफ्ट लेकर घर पहुंच जाए। अरे मीरा नहीं, मुझे पता है ना कितना घना जंगल है, या तो उन्हें कोई जंगली जानवर खा जाएगा या चोर चक्के उन्हें लूट कर मार देंगे या फिर लोग भूख प्यास के मारे तरफ तरफ कर मर जाएंगे। अभिषेक मीरा को समझाते हुए बोलता है। उधर कमला जी और गोपाल जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनका विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका सगा बेटा उनके साथ ऐसा कर सकता है। पांडे जी ने उनको चुप करवाया, तसल्ली दी और खाना खिलाया। फिर अपना परिचय देते हुए बोला, चाचा जी मेरे सीनियर ऑफिसर हूँ, कुछ महीने पहले ही मेरा तबादला हुआ है, मेरी फैमिली पुणे में रहती है। फिर वो बोले, चाचा जी आप लोग मेरे क्वार्टर में आराम से रहिए और आप दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी संतान के साथ रहने से अच्छा है आप यहाँ मेरे क्वार्टर में मेरे साथ रहें, जब तक चाहे आराम से रहे। ऐसे नालायक बेटे बहू का कोई भरोसा नहीं है। कमला जी और गोपाल जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, परंतु गोपाल जी अपनी पत्नी के लिए खुद को संभालते हुए आंसू को साफ करते हुए पांडे जी से कहते हैं, अपने इकलौते बेटे के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कभी कोई कमी नहीं होने दी। थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम होता तो उसकी माँ पूरी रात जागते हुए निकाल देती थी, अपनी इच्छाओं को मारकर उसकी सभी इच्छाओं को पूरा किया। न जाने हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो उसने ऐसी हरकत हमारे साथ की। गोपाल जी फिर बोले, बेटा मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, एक शिक्षित नागरिक हूँ, मैं भी ऐसे चुपचाप बैठने वाला नहीं। ऐसी संतानों को सबक सिखाना ज़रूरी है, वरना हमारे समाज का नैतिक पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। पांडे जी भी यही चाहते थे कि अभिषेक और मीरा को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिले। पांडे जी गोपाल जी और कमला जी से कहने लगे, चाचा जी सज़ा देने के लिए मैं उन्हें कुछ भी सज़ा दे सकता हूँ, पकड़ के सीधा जेल में ही डाल सकता हूँ, परंतु वो दोनों आपके अपराधी हैं, इसलिए आप मुझे बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। पांडे जी की बात सुनकर कमला जी और गोपाल जी दोनों बोलते हैं, बेटा सबसे पहले हमें हमारा घर वापस चाहिए, जिस घर में उन्होंने हमें इस
घर तरह निकाला है, बेसहारा छोड़ दिया है। वे घर मेरा है और मेरे पति का है। हम दोनों ने कड़ी मेहनत से बनाया है। इस घर पे उनका कोई अधिकार नहीं है। बाकी तुम जो भी करना चाहो पूरी तरीके से हमारी तरह से रजामंदी है। तुम अपने तरीके से उनको सबक सिखाओ। अभिषेक की सारी जानकारी कमला जी से ले लेते हैं और उनको सबक सिखाने का अच्छा प्लान बना लेते हैं। पांडे जी के यहाँ जो मेयर काम करती थी, पांडे जी ने उन्हें गोपाल जी और कमला जी का ख्याल रखने के लिए कहा कर वहाँ से चले जाते हैं और अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन में वे अभिषेक के विरुद्ध एक नोटिस तैयार कराते हैं और पोस्ट के जरिए घर भेज देते हैं। इसी बीच अभिषेक में आसपास के लोग उसके माता पिता के बारे में पूछते हैं तो वो आजकल दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तो अभिषेक बहाना बनाते हुए कहता है वो लोग चारों धाम की यात्रा के लिए गए हुए हैं, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। रविवार का दिन था। अभिषेक अपनी पत्नी के साथ घर में पार्टी कर रहा था। दोनों अपने दोस्तों के साथ लाउड म्यूजिक बजाकर नाच गा रहे थे। तरह तरह के अच्छे अच्छे व्यंजन टेबल पर सजाए हुए थे। दोनों बहुत खुश थे, परंतु नोटिस मिलते ही जैसे उसकी खुशियों पे ग्रहण लग गया है और नोटिस पढ़ते दोनों लोग बौखला जाते हैं। नोटिस में लिखा था यह घर सरकारी प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। इसको खाली करने के लिए सरकार की तरफ से कुल 10 दिनों का समय दिया गया है। अभिषेक नोटिस मिलते ही सरकारी कार्यों में चक्कर काटने लगता है। वकीलों से जाकर मिलने लगा, परंतु कोई बात नहीं बनी क्योंकि भगवान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। और फिर पांडे जी ने भी तिरकम में ही कुछ ऐसा लगाया था। अब करे तो क्या करे। जब घर खाली करने में 3 दिन का समय बचा तो पांडे जी खुद चलकर अभिषेक के घर पहुंचे और एक बार फिर से 3 दिन के अंदर घर खाली करने को कहा। अभिषेक और मीरा ने तिरकम लगाने की बहुत कोशिश की ताकि उन्हें अपना घर खाली न करनी पड़े। आखिरकार 3 दिन के भीतर अभिषेक और मीरा को अपना घर खाली करना ही पड़ा और किराए के मकान में जाकर रहना पड़ा। घर खाली हो जाने के बाद पांडे जी गोपाल जी को सम्मान के साथ उनके घर छोड़कर चले जाते हैं। उधर मीरा और अभिषेक घर छोड़ देने पे काफ़ी दुखी थे। किराए के मकान में आने पर मीरा अभिषेक के बीच झगड़े होने लगे। मीरा अपने पति से कहती है मेरे बस का नहीं है इस सड़े हुए घर में रहना, आपको रहना है तो रहे, मुझे मेरी मम्मी का घर छोड़ दी। इतनी गर्मी में मैं एसी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। मीरा पैर पटकते हुए कहती है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तो यहीं बड़ी खुशी से रह रहा हूँ। किस दिन का सब्र कर लो, मैं देखता हूँ क्या होता है, बात करता हूँ कुछ अच्छे वकीलों से। भाई हमें नोटिस सरकार की तरफ से मिला है, हमें सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए हमें अच्छे वकील की ज़रूरत पड़ेगी। अभिषेक अपनी पत्नी मीरा को समझाते हुए कहता है मैं नहीं जानती, अच्छा वकील हायर करो या पैसे लगाओ, रिश्वत का पैसा कब कम आएगा। मैं आपको बता दे रही हूँ आपके पास 1 महीने का समय है। अगर आप 1 महीने में कुछ नहीं किया तो मैं अपनी मम्मी के घर चली जाऊंगी। मीरा ने आंखें दिखाते हुए अपने पति अभिषेक को धमकी दे डाली। अभिषेक अपनी बातों को सुनकर चुप रह गया। अभी अभिषेक चिंता से घिरा हुआ था और कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश कर ही रहा था। अचानक से एक और मुसीबत उसके सर पे आ पड़ी। अभिषेक अपने ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था कि बिजली विभाग के सीनियर ऑफिसर की तरफ से रिश्वत लेने की वजह से उसको और उसके 2 सहयोगियों को सस्पेंड लेटर मिला, जिसमें उसको पूरे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा था। सहयोगवंश बिजली विभाग के सीनियर ऑफिसर पांडे जी के करीबी रिश्तेदार थे और फिर अभिषेक को पहले भी 2-3 बार रिश्वत लेने की और जनता को परेशान करने की वार्निंग मिल चुकी थी। अब सस्पेंशन लेटर मिलते ही अभिषेक की तो जैसे सट्टी पट्टी ही गुम हो गई। उसका सर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसको लगा जैसे वो बेहोश होते होते ही गिर पड़ा। किसी तरह उसे खुद को संभाला और डिपार्टमेंट के कई ऑफिसर से सस्पेंशन लेटर रुकवाने की कोशिश की, पर यहाँ पर भी उसकी एक न चली। बुझे मन से अभिषेक अपने घर आया और आते सीधा बेड पर गिर गया।
क्या हुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मीरा ने अभिषेक की ऐसी हालत देखते हुए पूछा। अभिषेक को तो जैसे सांप सूख गया था, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। वो रोने लगा। रोते रोते उसने मीरा को सारी बात बताई। तो लो, ये क्या पट्टाधार, अब क्या करेंगे हम लोग? इसलिए आपको बाबूजी हमेशा मना करते थे रिश्वत लेने से। मीरा मुंह बनाते हुए बोले, ये तुम बोल रही हो मीरा? तुम्हारे खर्च के कारण ही आज तक रिश्वत ले रहा था। तुम ही थी जो मुझे रिश्वत लेने के लिए उकसाती थी। रोज में जा जाकर जानकारी जमा करके आती थी किसके घर में एसी है, किसके घर में 2 डोर फ्रिज है, किसके घर में माइक्रोवेव है, कहाँ छापा मारना है और कहाँ नहीं। अब तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो और आज तुम्हें बाबूजी याद आ रहे हैं। तुम ही थी जुमा और बाबूजी को मारने के लिए आइडिया दे रही थी। अब बात कर रही हो। बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा बढ़ जाता है। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लगते हैं। पैसा बचाने तो उन्हें आता ही नहीं था, इसलिए अब धीरे धीरे सारे पैसे खत्म होने लगे थे। ऐसे में एक और नई मुसीबत आ टपकी। मकान मालिक ने मकान का किराया बढ़ाने की बात कर डाली। जब अभिषेक ने कहा वो इतना पैसा नहीं किराए का दे सकता, तो मकान मालिक ने साफ तौर पे मकान कमरा खाली करने को कह दिया, क्योंकि इस मकान के लोग ज़्यादा किराया देने को तैयार थे। अब तो अभिषेक और मीरा अपना सामान लिए सीधा फुटपाथ पे आ गए थे, क्योंकि अभिषेक अपने पद का गलत इस्तेमाल करके मोहल्ले वाले और पड़ोसियों को भी परेशान करता था। उससे भी रिश्वत लेने की नहीं सकता था। आज पड़ोसी से उसकी छवि अच्छी नहीं थी, इसलिए कोई भी पड़ोसी उसकी मदद करने को कतई तैयार नहीं हुआ। सबने उससे किनारा कर लिया। अभिषेक और मीरा अपने सामान को लिए सड़क पर बैठे हुए थे और अपना फ़ोन घुमा घुमा कर लोगों से मदद की गुहार कर रहे थे, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक तरफ भूख से दोनों की आंखें सूखी जा रही थी, दूसरी तरफ तेज चलचलाती धूप निकली उनकी जान ले रही थी। तो अभिषेक और मीरा फुट फुट के रोने लगे और सोचने लगे, हम कैसे आसमान से सीधा ज़मीन पे आ टपके। अभिषेक रोते हुए मीरा से बोला, मीरा, आज हमारी इस हालत के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। इससे सबसे बड़ी गलती मेरी है। हमने जैसे अपने बुरे माँ बाप को बीच समझदार में छोड़ा था, आज किस्मत ने वही लाकर हमें खड़ा कर दिया। मीरा भी रोते हुए बोली, ठीक कहती हो अभिषेक, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। फिर हमारा माथा पीटते हुए कहते हैं, मत मारी गई थी मेरी सुमी ने अपने भगवान समान सास ससुर पे इतना अत्याचार किया और इस उम्र में उन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया, परंतु मैं तो उनका इकलौता बेटा था जिनको उन्होंने इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन मैं ऐसा अभागा निकला। बोलते बोलते अभिषेक जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज़ उसके गले में अटक जाती है। मेरे माँ बाबूजी न जाने कहाँ होंगे, वो लोग जीवित होंगे भी या नहीं। इतने में मीरा कहने लगती, आप सही कहते हो, हमने बहुत गलत किया है। हम माँ बाबूजी को ढूंढने चलते हैं। इतने में पंडित जी को दूर बैठे चाय के चुस्की ले रहे थे। वो यह सारा नज़ारा दूर से ही देख रहे थे। उनके पास पहुंच जाते हैं। अभिषेक उन्हें देखते ही पहचान जा लेता है और बोलता है, सर आप तो वही ऑफिसर हैं ना जो उस दिन हमारे घर आए थे? हाँ, मैं वही हूँ। फिर पूछा, तुम लोग ऐसे सामान के साथ यहाँ रोड पे क्यों बैठी हो? घर तो तुमने काफ़ी दिन पहले ही खाली कर दिया था, क्या तब से तुम यूं ही भटक रहे हो इधर उधर भूतों की तरह? दोनों ने इस बात पे अपनी गर्दन नीचे झुका ली। फिर पांडे जी बोले, उठो चलो मेरे जीप में बैठो। पांडे जी की बात सुनकर अभिषेक बोले, सर हमारा सामान यही रहने तो मैं गाड़ी से मंगवा लूँगा, तुम लोग मेरे जीप में चलकर बैठो। पंडित जी का धन्यवाद करते हुए दोनों जीप में जाकर बैठे और जीप उन्हें लेकर घर के आगे रुकती है। तो दोनों एक साथ आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोल पड़ते हैं, या तो आप हमें हमारे घर ले आए। अंदर जाते हैं तो वह माँ और बाबूजी को पाकर दोनों अचंभित रह जाते हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। खुशी और पीड़ा, शर्मिंदगी, दुख, सारे भाव उनके मन में एक साथ उमड़ रहे थे। दोनों रोते हुए माँ बाबूजी के पैरों में गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं, परंतु गोपाल जी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते। दो जोरदार तमाचा अभिषेक के गाल पर सर देते हैं।
जिस पे अभिषेक अपना दूसरा गाल भी उसके आगे करते हुए कहता है, बाबूजी, जो सलूक आप लोगों के साथ हमने किया है उसके लिए जितना भी थप्पड़ आप लोग हमें मारे उतना कम है। बाबूजी मारिए, हम दोनों को खूब मारिए, हमने पाप ही ऐसा किया है जिसके लिए हम सजा के हकदार हैं। गोपाल जी और कमला जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर गोपाल जी कमला जी से कहते हैं कि बाबूजी, भगवान ने हमें हमारे कर्मों का फल दे दिया है। जो हमने आपके साथ किया वही भाग्य ने हमारे साथ किया। अब जाकर हमें समझ में आया है कि माँ बाबूजी जीवन भर मेहनत करके तिनका जोड़ कर घर खड़ा करते हैं। हम लोग तो अपने कम समय में ही त्राही हो गए। अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया तो हमें भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। पांडे जी ने गोपाल जी और कमला जी से कहा कि इन दोनों को माफ़ कर दीजिए, इन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया है। गोपाल जी और कमला जी उन्हें माफ़ कर दिया। क्षमा लेने के बाद अपने पापों का दंड भुगतने के लिए घर से निकलने के लिए दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, परंतु माँ बाबूजी की आवाज़ उन्हें रोकने पर मजबूर कर देती है। गोपाल जी और कमला जी दोनों को रोकने लगते हैं और बोलते हैं, बेटा, तुमने जो किया भगवान ने उसकी सज़ा तुम्हें दे दी। माफ़ करने वाला तो भगवान है। माँ बाप अपने बच्चों से क्या चाहता है? बस थोड़ा सा प्यार और मान सम्मान। माँ बाप बच्चों के लिए उम्र भर मेहनत करते हैं और बच्चे बड़े बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें इस तरह मज़ार में छोड़ देते हैं। तो सोचो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। अपने माता पिता की बातों को सुनकर अभिषेक जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है और माँ बाप और बच्चों का मिलन देखकर पांडे जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपनी राह को निकल पड़ते हैं। अब अभिषेक और मीरा पूरी तरह से सुधर चुके थे। वो गोपाल जी और कमला जी का पूरे जतन से ख्याल रखते थे, उसकी सेवा करते थे, एक आदर्श बेटा और बहू बन चुके थे। फिर 2 महीने के बाद एक खुशी उसके घर में दस्तक देती है। मीरा की गोद जो सुनी थी अब तक भरी नहीं थी, माँ बाबूजी की दुआओं से भर गई थी। घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। सब लोग बहुत खुश थे। फिर 7 माह के बाद घर में एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने जन्म लिया, जिसकी किलकारियों से पूरा घर गूंज उठा। अब गोपाल जी और कमला जी अपने पोतों को देख देख कर जीते और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थकते थे। दोस्तों, बेटी बहू को सही रास्ते पर लाने के लिए पिता ने जो कदम उठाया वह सही था या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपसे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।